वह सिर्फ साइड डिशेस डिलीवर करने आई थी, लेकिन उसी आदमी की बाहों में फंस गई जिसने कभी उसे तंग किया था। जुआन हिएनेने, लंबा, घमंडी, इंग्लैंड से लौटा हुआ। उसका पेंट हाउस धन से टपक रहा था, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। उसका हाथ मेज पर जोर से पटका, उसे घेरते हुए। उसकी आवाज इच्छा से कांप रही थी। मैंने कभी कैसे सोचा कि तू सिर्फ दोस्त है, तू इतनी खूबसूरत है। नावा का दिल धड़क रहा था, उसका शरीर जमा हुआ, डर और प्रलोभन के बीच फंसी। बचपन के दुश्मनों से खतरनाक रूप से आकर्षक कुछ तक। यह युवा प्रेम है, और यह दोनों को पागल करने वाला है। कुछ ब्रेकअप्स अनियंत्रित लहरों जैसे होते हैं, कोई शब्द उन्हें रोक नहीं सकता। आखिरी कोशिश में हे और जीन के हाथ उसके ऊपर कस जाते हैं, उसकी आवाज नीची और हताश। वह जोर देता है कि वह अतीत भूल चुका है, बस कभी कभी उसे पार्टनर के रूप में देख ले। लेकिन ना शांत लेटी रहती है, उसकी नजरें दूर, दिमाग तेज। वह कोई मूर्ख नहीं, वह उसके शब्दों के खोखले मतलब को जानती है। सुविधा का रिश्ता, दिल का नहीं। संकल्प की लहर उस पर आती है, उसके कोमल चेहरे को सख्त कर देती है। वह कच्चे निकटता के खिलाफ धकेलती है। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई कहती है कि उन्हें रुकना होगा। आखिरी शब्द उसके होंठों से निकलते हैं, भारी और अंतिम। हम खत्म हो चुके हैं। हिएनेने का चेहरा छाया में डूब जाता है, हार का जीता जागता चित्र बन जाता है, क्योंकि उसका दिमाग फैसले की अंतिमता की पुष्टि करता है। वह इससे थक चुकी है। नवाई विशालकाय स्काई स्क्राइपर के सामने खड़ी है, जो चमकदार कांच की दीवारों वाला है, तेज धूप में चमक रहा। उसे याद है, न्यूज पर देखा था, यह क्वान ग्रुप की ताकत का प्रतीक। लेकिन भारी सांस के साथ वह सिर हिलाती है, निराश। आखिर क्यों उसे ही यह करना पड़ा? बॉस के पैकेज थमाने की याद ताजा है। निर्देश सरल थे, खाने को उनके सबसे बड़े युवा मास्टर को ले जाना, जो कोरिया लौट आया है। लेकिन नाम ही नाइसी का पेट मरोड़ देता है। उसका चेहरा दर्द भरी निश्चितता से काला पड़ जाता है। उसकी अपनी शांत स्वीकारोक्ति दिमाग में गूंजती है। हिएने ने उसे सच में पसंद नहीं करता। रेस्टोरेंट में नावा के उदास विचार बॉस के अचानक उत्साह से टूट जाते हैं। बुजुर्ग महिला उसे गले लगाती है, पूछती है कि ना कैसे सोच सकती है कि हिएने ने उसे पसंद नहीं करता। वह डिलीवरी बॉक्स थमा देती है, बताती है कि मी एंड डम जल्दी घर आ गई हैं। बॉस पूछती है कि क्या वह हिएने से असहज है, तभी सख्त आवाज हवा को चीरती है। गुलाबी विजर वाली इम्पेकेबल ड्रेस वाली महिला आ गई है। चामियांग, हिएने की आंटी। उसकी मौजूदगी तुरंत खामोशी लाती है, क्योंकि वह ठंडे लहजे में उनकी जगह याद दिलाती है, चेतावनी देती है कि मुंह संभालें और सही टाइटल इस्तेमाल करें। चेयरमैन को ऐसी घनिष्ठता नापसंद है। गॉसिप हवा में फैल जाती है जब एक महिला शिकायत करती है कि सबसे बड़े पोते को नजरअंदाज करने पर डांट पड़ी, लेकिन दूसरी जोर देती है कि युवा मास्टर दयालु और कोमल है। शब्द नाई के अंदर घृणा की लहर लाते हैं। दयालु, कोमल, याद जैसे वार लगाती है। एक गेंद उसके सिर पर जोर से लगती है। आंसुओं की जलन से नजर धुंधली हो जाती है जब युवा क्वान हिएने ने ऊपर मंडराता है। वर्तमान में लौटकर वह डिलीवरी कंटेनर को कसकर पकड़ती है, उदास स्वीकृति से। बचपन से ही वह उनके बीच की खाई समझती थी। वह चेयरमैन ऑफ क्वान ग्रुप का पोता था, उद्योग का दैत्य, और वह सिर्फ उसके परिवार के विशाल एस्टेट पर अनेक्स की लड़की। यादें पुरानी शर्म से चुभती हैं। वह हाउसकीपर की बेटी थी, मेड के कमरे में छिपी, जहां दूसरों की फुसफुसाहटें उसे परजीवी मानती थीं। वह दिन कभी न भूलेगी जब उसने देखा कि उसने 70 मिलियन की घड़ी कैजुअली गिफ्ट कर दी। उसे एक सहज उदारता ने उनके संसारों की भयानक दूरी दिखा दी। अब उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी वह दूरी वैसी ही लगती है। वह उसके लौटने के बाद सावधानी से बचती रही, लेकिन यहां है सांस भरते हुए। वह डोरबेल दबाती है, खामोशी। फिर आइडिया चमकता है। वह जिम में पूरे दिन रहता है। चेहरे पर मुस्कान फैलती है जब वह की कार्ड उठाती है। लॉक चिपचिपाता और खुल जाता है। यह उसका मौका है। अपार्टमेंट की बांझ सन्नाटे में कदम रखते ही नावी की नजर दरवाजे के पास सूटकेस पर अटक जाती है, जिसका कठोर शेल टूटा हुआ। वह सोचती है कि क्या हिएने ने गुस्से में मुक्का मार दिया? क्या गुस्सैल आदमी? सिर हिलाकर वह अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुलता है और ना आश्चर्य से सांस छोड़ती है। कौन सीरियल फ्रिज में रखता है और खाली दूध का कार्टन क्यों पड़ा है? उसने मिसेस जांग की आखिरी डिलीवरी भी नहीं खोली। वह खुद को समझाती है कि यह उसकी समस्या नहीं, बस खाना रखकर चली जाए। लेकिन जगह ढूंढते ही आंखें फैल जाती हैं। एक विशाल जग। सोया मिल्क। कंफ्यूजन गुस्से में बदल जाता है।
वह अंदर ही चिढ़ती है, यकीन करती है कि वह मजाक कर रहा है, जैसे कि इंस्टेंट रेमन न बनाने वाला लड़का कोल्ड सोया मिल्क नूडल्स बना लेगा। वह क्या खेल रहा है, ना पूरी तरह खोई हुई है। फ्रिज की खाली शेल्फ में झांक रही है जब गहरी आवाज अचानक सन्नाटे को चीरती है। उसका दिल गले में आ जाता है और वह डर से सिहर उठती है। हर मसल तन जाती है जब वह पीछे मुड़ती है। यह क्वान हिएनेने है। वह ऊपर मंडराता है, उसकी परछाई कमरे में ठंडक फैला देती है और चेहरा असंभव रूप से ठंडा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से नीची है जब वह पूछता है कि वह क्या कर रही है। माहौल में तीखा तनाव चटकने लगता है। हिएनेने की आवाज तनावपूर्ण हवा को चीरती है, उसका लहजा शुद्ध आरोप से भरा। वह पूछता है कि आखिर क्यों उसने बिना पूछे उसके घर में घुसने की हिम्मत की। वह पूछताछ करता है, आवाज तेज, क्या उसके कानों में मैल भरा है? सिर झुकाए वह शांत कहती है कि उसने सुना था, लेकिन वह दबाव डालता है। आखिरकार वह ऊपर देखती है, जवाब देती है कि उसने कई बार बेल बजाई, वही नहीं सुन रहा था। अचानक उसका गुस्सा गायब, उसका सख्त चेहरा नरम पड़ जाता है और वह बस कहता है, लंबे अरसे बाद मिले। भावनात्मक झटके से हिलकर नाई सिर्फ उसका नाम हकलाती है, क्वान। न सावधानी से मियंडम के बताए औपचारिक टाइटल से संबोधित करती है, युवा मास्टर। हिएनेने का चेहरा तुरंत खट्टा हो जाता है और वह चिढ़कर पूछता है कि क्या चाहती है। वह निर्देश बताती है, लेकिन वह घृणा से हंसता है। मियंडम को कह देना कि घिनौनी औपचारिकताएं बंद करें। फिर उसके हाथ के पैकेट को देखता है, पूछता है कि क्या सिर्फ साइड डिशेस डालने आई है और बड़बड़ाता है कि ऐसी चीजें भेजी जो वह खाता तक नहीं। जल्दी निकलने का फैसला करते हुए नावी खाना फ्रिज में रखने को तैयार होती है। कपड़ा खोलते ही निराशा होती है। मां के खाने का बर्बाद होना शर्म की बात, लेकिन जैसे ही मुड़ती है, हिएनेने रोकता है। पूरा माहौल बदल जाता है। वह अचानक उसके ठीक पीछे है। उसकी आवाज नीची, तीव्र आज्ञा, खोलो इसे। हैरानी से जमी नावा के पास वह दोहराता है। अब उसका लहजा दृढ़ और अटल। कांपते हाथों से नाई आखिरकार ढक्कन उठाती है। हल्की फूलों सी खुशबू आती है। क्या यह फैब्रिक सॉफ्टनर है? लेकिन दिमाग छोटा सर्किट हो जाता है जब वह महसूस करती है कि वह कितना करीब खड़ा है। हिएनेने का ध्यान उस पर नहीं। वह गाढ़े ग्रे लिक्विड को घूरता है, यकीन करता है कि आंटी ने पागलपन में सीमेंट भेज दिया। यह क्या है? वह फट पड़ता है, आवाज आरोप से भरी। हैरान नावा जवाब देती है, यह ब्लैक टेल के साथ सोया मिल्क है। उसकी कंफ्यूजन गहरी हो जाती है जब वह समझाती है कि नूडल्स बनाने के लिए। वह झुकता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तू उस औरत से साजिश रच रही है? वह गरजता है, पैरानोया बढ़ता हुआ। डरी और पकड़ी गई ना आखिरकार फट पड़ती है। मेरी मां ने बनाया है, इसलिए मुझे पता है यह स्वादिष्ट है। वह चीखती है, आवाज टूटते हुए, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अचानक उग्र घोषणा उसे पूर्ण खामोशी में डाल देती है। भाप बर्तन से उठ रही है जब ना घबराते हुए नूडल्स हिलाती है, दिमाग दौड़ता हुआ। उसे यकीन नहीं आता कि वह क्या कर रही है। सोचती है कि जरूर पागल हो गई। दबाव में खाना बनाने का वादा फिसल गया। अचानक हिएनेने की आवाज हवा चीरती है, चौंकाने जितनी करीब। वह फोन पर ठीक पीछे है, हाई एंड वाटर प्यूरिफायर ऑर्डर कर रहा। नवाई को अभी की याद आती है जब उसने कोल्ड टैप वाटर की बात की, जिससे वह शारीरिक रूप से सिकुड़ गया। उसका घमंडी लहजा खटकता है जब वह अगले दिन डिलीवरी कंफर्म करता है। स्मगली कहता है कि जैसे उसके पास कोई बेहतर काम ना हो। यह आखिरी किनारा। नावाई घूमकर इशारा करती है कि वह ही साफ पानी से नाक भौं सिकोड़ रहा था। फिर इंडक्शन स्टोव की ओर इशारा, जो अनप्लग्ड था और उसे पता भी नहीं। डेडपैन क्लिक से ठीक करके वह नंगे अपार्टमेंट को देखता है और चिढ़कर कहता है कि उसके भाई का घर भी इससे बेहतर है। तनाव टूटता है जब वह रणनीति बदलता है, हाथ बढ़ाकर फोन मांगता है। असली मकसद खुलासा करता है, कच्चे गुस्से से। उसने उसके भाई से नंबर मांगा था, लेकिन जवाब नहीं आया। कबूलनामा हवा में लटक जाता है, ना को खामोश कर देता। वह झुकता है, आवाज नीची गुरगुराहट में वादा करता है कि बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वह खाने की ओर ध्यान देती है, उसका सब्र टूट जाता है। वह उसके सिर को घूरता है। अजीब एहसास होता है। आश्चर्य और अविश्वास से वह फट पड़ता है कि वह अविश्वसनीय रूप से छोटी है। पूछता है कि 10 सालों में कैसे नहीं बढ़ी। नवाई घूमती है, गाल लाल हो जाते हैं। जवाब देती है कि वह बड़ी है। वह ही असामान्य रूप से लंबा है। दीवार से टेक कर क्वानहाइन कम इम्प्रेस्ड सीटी बजाता है। होठों पर मुस्कान खेलती है जब वह नीचे देखता है।
कहता है कि उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए घुटनों पर बैठना पड़ेगा। झेंप कर और चिढ़कर, ना उसकी चिढ़ को नजरअंदाज कर खाने पर ध्यान देती है, जल्दी खत्म करने को बेताब। लेकिन हियने ने खत्म नहीं। उसका लहजा गंभीर हो जाता है जब अचानक पूछता है कि क्या बॉयफ्रेंड है। उसकी खामोशी कान फोड़ू। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, बड़बड़ाता है कि जरूर होगा। नूडल्स का विद्रोही कौर लेने के बाद वह चिल्लाता है कि वह उससे बात कर रहा है। बेफिक्र नावाई सिर्फ किमची ऑफर करती है, बताती है कि सामग्री उसके परिवार के फार्म से ताजा। उसका गुस्सा पिघल जाता है जब वह ले लेता है, खाते हुए पूरी तरह खामोश। वह उसे देखती है। अचानक महसूस होता है कि खाते वक्त वह आश्चर्यजनक रूप से शांत है। खाना खत्म। नाजुक खामोशी बस जाती है। ना उठती है, सोचती है काम हो गया। वह याद दिलाता है कि पुराना सवाल का जवाब नहीं दिया। कंफ्यूज नावाई सोचती है कि क्या मतलब। वह दबाव डालता है, नजर अटल, पूछता है कि सच में बॉयफ्रेंड है क्या। नावा आखिरकार मानती है कि नहीं है। उसके चेहरे पर अजीब भाव। फिर कलाई से महंगी घड़ी उतारकर थमा देता है, कहता है कि लौटा रहा हूं। हैरान नावाई घड़ी को घूरती है, दिमाग घूमता हुआ पूछती है कि क्यों। उसकी आवाज धोखे से शांत, पूछता है कि घड़ी लौटाने का क्या मकसद। याद दिलाता है कि उसने चौवी को हाई स्कूल में एंट्री पर गिफ्ट किया था। याद नावाई को झकझोर देती है, लेकिन हेनेने की पकड़ घड़ी पर कस जाती है, नाखून सफेद। वह हकलाती हुई समझाती है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इतनी महंगी बहुत थी। यही उसके धैर्य को चूर कर देता है। उसके होठों पर एक कोल्ड और ह्यूमरलेस स्mirk आई और उसने तिरस्कार से हंसते हुए पूछा कि क्या हाई स्कूल के बच्चों के लिए अच्छी घड़ी पहनने के खिलाफ कोई नया कानून बन गया है। पैनिक्ड होकर नावी कहती है कि वे उसकी तरह नहीं हैं, लेकिन उसकी बातें आग में घी का काम करती हैं। वह पलक झपकते ही दूरी कम कर देता है और उस पर लूमिंग करने लगता है। उसकी आवाज एक मेनेसिंग ग्राउल में बदल जाती है और वह थूकते हुए कहता है कि तोहफा पहले ही दिया जा चुका है। अगर उसके भाई को इतनी घृणा है तो वह खुद इसे वापस कर सकता है। उसकी आंखें फ्यूरी से जल रही थीं जब उसने पूछा कि वह बीच में दखल देने वाली कौन होती है। नावी की आवाज ट्रेम्बल्ड कर रही थी जब उसने उसे समझाने की कोशिश की कि घड़ी उसके भाई के लिए बहुत ज्यादा थी। अनमूव्ड होकर ह्यूनिन इस बात पर हंसा। जो चीज उसने खुद पहनी थी वह किसी और के लिए टू मच कैसे हो सकती है। हताश होकर नावी ने घड़ी वापस करने की जिद की और उसे नीचे गिरा दिया। वह घड़ी हार्ड फ्लोर से टकराई और उसका क्रिस्टल फेस चकनाचूर हो गया। वह हॉरिफाइड होकर देखती रह गई। ह्यूनिन का चेहरा वेनोमस हो गया। उसने स्नियर्ड करते हुए पूछा कि वह उसे क्यों घूर रही है और कोल्डली कहा कि वह इस्तेमाल की हुई चीजें कभी वापस नहीं लेता। एक चिलिंग कमांड के साथ उसने उसे वहां से दफा हो जाने को कहा। बाद में एक युवा ड्राइवर चौक्योंग वॉन से उसकी एक सहकर्मी ने ह्यूनिन के बारे में पूछा। उन्होंने ह्यूनिन की इंग्लैंड से वापसी और उसकी लोनली और आइसोलेटेड रूटीन के बारे में चर्चा की। उसकी दिलचस्पी देखकर चोई ने प्लेफुली पूछा कि क्या उसे यंग मास्टर पर क्रश है। वह फ्लस्टर्ड हो गई और शर्माते हुए मना कर दिया। जैसे ही वह वर्तमान में लौटती है, चोई जेन्युइन कंसर्न के साथ नावी से पूछता है कि क्या ह्यूनिन उसे चोट पहुंचा रहा है। नावी इसे तुरंत खारिज कर देती है और बताती है कि यह शारीरिक नहीं है, बल्कि बस एक सफोकेटिंग डिस्कंफर्ट है। वह कहती है कि ह्यूनिन उसे पसंद नहीं करता, जिसे चोई नहीं मानता। वह उसे समझाता है कि ह्यूनिन बस एक लोनली रिच किड है जो बोरियत की वजह से झगड़े मोल लेता है। लेकिन तभी चोई का लहजा गंभीर हो गया और उसने एक बॉम्बशेल खबर दी। ह्यूनिन के शेयरों पर इनहेरिटेंस टैक्स ही 30 बिलियन से ज्यादा है और उसकी वापसी इस भारी वित्तीय मुद्दे को संभालने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव है। ह्यूनिन के आर्थिक हालातों से बेखबर एक आदमी एम्बिशन के साथ मुस्कुराता है और उसे अपनी तरफ करने का प्लान बनाता है। इस बीच नावी ह्यूनिन के अपार्टमेंट पहुंचती है जो खाली था। उसे डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई क्योंकि उसने उसका रुमाल फेंक दिया था। उसका फ्रिज खोलते हुए वह उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। उसे उसका अकेला बचपन और माता पिता को खोने का दुख याद आता है। उसे समझ आता है कि शायद वह अपने पुराने दोस्त को देखकर बस खुश था। तभी उसकी नजर एक नए वाटर प्यूरिफायर पर पड़ती है। घर पहले से ज्यादा साफ है और हवा में फैब्रिक सॉफ्टनर की खुशबू है। वह अपने कपड़े खुद धो रहा है। एक अजीब सी अवेयरनेस उसे महसूस होती है जिसे वह तुरंत झटक देती है। वह वहां से निकलने का फैसला करती है। तभी उसे अपना पुराना समय याद आता है। अचानक एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। वह ह्यूनिन का पर्सनल ड्राइवर था जो खाना मांग रहा था। वहां मौजूद स्टाफ गपशप करने लगा कि कैसे घर की मालकिन हंगर स्ट्राइक पर है। यह वसीयत और कंपनी के शेयरों को लेकर एक पावर प्ले था।
इस सफोकेटिंग ड्रामा से बचने के लिए नावी वहां से निकलने की कोशिश करती है। बाहर उसे असिस्टेंट मैनेजर चोई मिलते हैं जो आइसक्रीम रन पर थे। वे उसे एक आइसक्रीम ऑफर करते हैं। तभी एक शार्प आइसी वॉइस गूंजती है, हे। ह्यूनिन वहां थंडरस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। वह गुस्से में चोई को वहां से हटा देता है। अब वहां केवल नावी और सीधिंग ह्यूनिन थे। ह्यूनिन के हाथ में एक डबल स्टिक चॉकलेट आइसक्रीम बार थी और वह जेन्युइन कंफ्यूजन में था कि इसे क्या कहते हैं। नावी मुस्कुराते हुए बताती है कि इसे ट्विंक कहते हैं, जिसे शेयर किया जाता है। वह उसे तोड़ने में मदद करने के लिए उसके हाथों पर हाथ रखती है, जिससे उसका दिल फ्लटर करने लगता है। आइसक्रीम अनइवनली टूटती है। नावी उसे बड़ा हिस्सा देकर जाने लगती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। बारिश में ह्यूनिन उसकी तरफ आता है और उसे आधा हिस्सा देता है। नावी को एक स्लिवर ऑफ होप महसूस होती है कि वह शायद टोटल मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी ह्यूनिन का चेहरा हार्डन्स हो जाता है। वह मेनेसिंगली कहता है कि यहां सीसीटीवी नहीं है और वह पूछता है कि इस ब्लाइंड स्पॉट में वह उसके साथ क्या करने की प्लानिंग कर रही थी। नावी शॉक में जम जाती है। ह्यूनिन उसे बारिश से बचाने के लिए अपने करीब खींच लेता है। बाद में नावी उसके बारे में सोचती रहती है। वह अब हफ्ते में 2 बार उसके घर खाना पहुंचाने जाती है। एक दिन रास्ते में उसे चेयरमैन मिल जाते हैं। एक महिला चेयरमैन को बताती है कि नावी डायरेक्टर ली की बेटी है। चेयरमैन उसे कोल्ड एंड अप्रेजिंग नजरों से देखते हैं और अपने असिस्टेंट से अपना वॉलेट मंगाते हैं। वह नावी की तरफ नोटों की एक गड्डी बढ़ा देते हैं। नावी एक बेयरली ऑडिबल विस्पर में उसे स्वीकार करती है। तभी बड़े यंग मास्टर को खाना पहुंचाने जाने का जिक्र उस ऑकवर्ड साइलेंस को चीर देता है। हाय जीन। नावी का पोस्चर तुरंत अकड़ जाता है। यहां भी वह उससे बच नहीं सकती। फोन पर बात करते समय नावी उस गर्म डिलीवरी बैग को संभाल रही है और शनिवार को मूवी मैराथन के लिए अपनी सहेली के उत्साह भरे निमंत्रण को ठुकरा रही है। हालांकि उसका दिमाग फिल्मों पर नहीं है। वह हवेली के उस अनसेटलिंग सीन को बार बार याद कर रही है। मैडम का उसे चेयरमैन का अभिवादन करने के लिए मजबूर करना बहुत ही फोर्स्ड और अजीब लगा। यह उनके परिवार की ओर से कोई काइंड जेस्चर नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया क्रूअल जैब था। उन डार्क थॉट्स को झटकते हुए वह जल्दी से कॉल खत्म करती है और दरवाजे पर की कार्ड लगाती है। ताला चर्प्स के साथ खुलता है और वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वह उनके ट्विस्टेड फैमिली डायनामिक्स के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही है। तभी वह वहां होता है, उस सनलिट लिविंग स्पेस में आराम से बैठा हुआ, जैसे वह शुरू से ही उसका इंतजार कर रहा हो। वह क्वान ह्यूनिन है। एक साधारण कॉलर्ड शर्ट में वह अविश्वसनीय रूप से कंपोज्ड लग रहा है। वह एक इंटेंस पॉजेसिव टोन में उसका स्वागत करते हुए कहता है कि आखिरकार वह आ ही गई। पूरी तरह से ऑफ गार्ड होकर नावी केवल घबराहट में हकला पाती है। जैसे उसका दिमाग पड़ रहा हो, वह उसके हाथ से बैग छीन लेता है और ब्लंटली घोषणा करता है कि वह रोज सुबह 6 बजे जाग जाता है। नावी पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे एक तीखे "इसे भूल जाओ, अंदर आओ" के साथ काट देता है। वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन यह महसूस करके रुक जाता है कि वह हिली भी नहीं है। उसकी नजर सख्त हो जाती है और वह उस पर लूम्स, हावी होना करते हुए अपनी आवाज धीमी कर लेता है। वह सवाल करता है कि क्या वह सिर्फ इसलिए अंदर आने से डर रही है क्योंकि वह वहां है। ह्यूनिन का यह शार्प ऑब्जर्वेशन कि जब वह घर पर नहीं होता था तब उसे अंदर आने में कोई समस्या नहीं होती थी, तनावपूर्ण हवा को चीर देता है और नावी चौंक जाती है। बिविल्डर्ड होकर वह पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। एक एरोगेंट स्कॉफ के साथ वह काउंटर पर एक पैकेज रखता है और पूछता है कि उसे पता क्यों नहीं होगा। नावी का दिमाग तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी फूलों के एक ब्रिलियंट बुके को देखकर उसके विचारों की गाड़ी रुक जाती है। गुलाब? उसके मन में एक बिटर थॉट आता है कि वह शायद किसी डेट से लौटा है। आखिरकार वह काफी पॉपुलर जो था, फिर भी फूल उस जैसे ब्रूट के लिए बहुत अच्छे थे। यह विचार उसके मुंह से एक हल्की अनगार्डेड मर्मर, बुदबुदाहट के रूप में निकल जाता है। उसका सिर अचानक उसकी तरफ घूमता है। हे, वह पुकारता है। उसकी आवाज डेंजरसली लो है। वह जानना चाहता है कि उसने अभी क्या कहा। नावी की पूरी हिम्मत जवाब दे जाती है और उसकी आंखें प्योर पैनिक में फैल जाती हैं। उसके इंटेंस स्टेयर से घिरी हुई नावी आखिरकार एक बहुत ही धीमी आवाज में जवाब देती है, मसालेदार मछली का स्टू। यही वह बुदबुदाई थी। तनाव टूटता है और वह एक नर्वस लाफ के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है।
ये कहते हुए कि वह जा रही है क्योंकि साइड डिशेस चेक हो चुके हैं, वह दरवाजे की तरफ मुड़ती है ताकि उसके किसी और इन्फेमस आउटबर्स्ट, गुस्से के विस्फोट से बच सके। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाती, उसकी आवाज उसे रोक देती है। वह पूछता है कि वह कहां जा रही है। दंग होकर नावी पीछे मुड़ती है। वह हाथ बांधे खड़ा था और उसके एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। वह एक साधारण लेकिन अनबिलीवेबल कमांड देता है, टेबल लगाओ। उसकी इस ऑडेसिटी, धृष्टता ने उसे निशब्द कर दिया। उसके लिए नावी की दया गायब हो गई और उसकी जगह फायरी इंडिग्नेशन, तेज गुस्से ने ले ली। क्या वह वाकई उससे एक मेड की तरह काम करने की उम्मीद कर रहा था? उसने मन ही मन सोचा कि उसकी नजरों में वह एक रसोइया से बढ़कर कुछ नहीं थी। ह्यूनिन अपनी जगह पर डिफेंसिवली हाथ बांधे खड़ा रहता है। उसके पास एक बिल्कुल नया अनओपन्ड राइस कुकर है, लेकिन चावल नहीं है। जब वह जिद में कहता है कि वह इसे खरीद सकता है, तो एग्जास्पिरेटेड, तंग आकर नावी कहती है कि तो खरीद लो। समस्या यह है कि इस रिडिकुलसली वेल्थी एयर को यह तक नहीं पता कि चावल कहां मिलते हैं। जब नावी पास के सुपरमार्केट का नाम लेती है, तो वह पूरी तरह से लॉस्ट दिखाई देता है। किसी तरह वह उसके साथ वहां पहुंच ही जाती है। मार्ट की तेज रोशनी और चीयरफुल जिंगल ह्यूनिन की इनर टर्मोइल, आंतरिक उथल पुथल को और बढ़ा देती है जब वह कार्ट को धक्का देता है। जैसे ही एक चिपर एम्प्लॉई उसके मॉडल लाइक फीचर्स की तारीफ करती है, ह्यूनिन एक सैंपल छकता है। शॉर्ट रिब्स को स्वादिष्ट बताने के बाद वह सपाट लहजे में मना कर देता है कि वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उसकी बातों के ब्लंटनेस से नावी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि वह अचानक वहां से चल देता है। वह उस कर्मचारी से माफी मांगती है और उसके पीछे भागती है। नावी का सब्र आखिरकार टूट जाता है। वह ह्यूनिन की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसने उस बेचारी महिला को एम्बेरेस क्यों किया, लेकिन उसका जवाब एक जेन्युइन क्लूलेस क्वेश्चन होता है। टैलेंट क्या होता है? यह महसूस करते हुए कि उसे वाकई कुछ नहीं पता, नावी आह भरते हुए समझाती है कि यह उसके लुक्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट था। यह सुनते ही ह्यूनिन के चेहरे पर एक स्लाई सेल्फ सैटिस्फाइड ग्रिन आ जाती है और वह और तारीफ सुनने के लिए उसके करीब आता है। इससे पहले कि नावी उसकी इस अचानक जागी वैनिटी, घमंड को समझ पाती, एक खुश मिजाज दुकानदार उन्हें न्यूलीवेड्स, नव विवाहित जोड़ा समझ लेता है और तारीफ करने लगता है कि ह्यूनिन कितना हैंडसम ग्रूम है। नावी का दिमाग शॉर्ट सर्किट्स हो जाता है और वह उसे सुधारने की कोशिश करती है। अपमान तब और बढ़ जाता है जब एक बेवरेज प्रोमोटर उन्हें रोज बियर का सैंपल देती है और उसे अपने स्पाउस के साथ मूड सेट करने के लिए बताती है। नावी इस मॉर्टिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग, शर्मनाक गलतफहमी के समुद्र में डूबती महसूस करती है। घबराहट में अपने हाथ लहराते हुए नावा अपनी पहली बहाना चिल्लाती है कि वे नाबालिग हैं। उसका चेहरा शर्म से जल उठता है जब वह जल्दी से स्पष्ट करती है कि वे तो कपल भी नहीं हैं। वैसे भी उसके दिमाग में ख्याल दौड़ता है, उसके जैसे लड़के की तो पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड होगी जो इस पूरी स्थिति पर गुस्सा हो जाएगी। बिना हिले ह्यूने एक भारी 20 किलो का सामान का बैग उठा लेता है। जाते जाते वह बड़बड़ाता है कि इतना भारी सामान क्यों ढो रहे हैं, इसे तो डिलीवर ही करवा सकते थे। ना विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अचानक रुक जाता है। वह उसके पीठ से ठीक से टकरा जाती है। टक्कर से वह लड़खड़ा जाती है। अपनी माथे पर दर्द रगड़ते हुए वह ऊपर देखती है, पूरी तरह कंफ्यूज होकर उसके अचानक रुकने पर। पता चलता है वे एक मूवी थिएटर के सामने खड़े हैं। नाली की नजर डिफेंडर्स 2 के चटकीले पोस्टर पर पड़ती है, एक एक्शन मूवी जिसके बारे में उसकी सहकर्मी खूब बता रही थी। नोटिस होता है कि यह अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। वह सतर्कता से ह्यूने से पूछती है कि क्या वह इसे देखना चाहेगा। वह तुरंत भौहें चढ़ा लेता है, सुझाव पर हंसी उड़ाते हुए। किसने कहा मैं चाहता हूं? वह झटके से जवाब देता है, मुंह फेरते हुए घोषणा करता है कि मूवी बकवास और बोरिंग है, लेकिन नाई उसकी कांटेदार दिखावे को भांप जाती है। यह उसका पुराना तरीका है। जितना उसे किसी चीज का शौक, उतना ही नफरत का ढोंग। एक सांस के साथ जो कमांड जैसी लगती है, वह घोषणा करता है कि वे साथ जाएंगे। उसके पीछे छूटकर नावी उसकी अचानक फैसले को मान लेती है। चुपचाप टिकट बुक करने को राजी हो जाती है, न पूरी तरह फर्श पर लेटी पड़ी है। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। उसके ऊपर मंडराते हुए ह्यूने की आवाज में हल्की चिढ़ है जब वह उसे कमजोर कहता है, पूछता है कि क्या वह कभी वर्कआउट करती भी है। नावी के दांत खटखटाते हैं गुस्से से। यह तो उसका ही आइडिया था ऐसा करने का, लेकिन उसने भारी बोझ उठाने में मदद करने पर जोर दिया ताकि वह अकेला उठाकर अजीब न लगे। उसकी तरफ से बड़ी भूल। वह बिना कुछ कहे किचन की ओर चला जाता है।
फ्रिज का दरवाजा खुलने की हल्की आवाज सन्नाटे को भरती है। नावी ऊपर देखती है, आंखें चौड़ी होकर आश्चर्य से। वह चुपके से पूछता है कि क्या वह खाने का ठीक से खा पाएगी। उसकी पहले की चिढ़ गायब, जगह ले ली अप्रत्याशित चिंता से। अपनी तीव्र नजर अभी भी उस पर टिकाए हियने चुपके से सिर हिलाता है, कहता है आगे बढ़ो। नालाई का चेहरा तुरंत चमक उठता है। पूरा मन बदल जाता है जब वह खुशी से खाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह तैयार होती है, वह अचानक पूछता है कि दूध कहां से खरीदा। कंफ्यूज होकर वह बताती है कि जिम के वेंडिंग मशीन से, जो उसे लगता है समझ आ गया। वह खुशी से गुनगुनाते हुए कार्टन देखती है, दिमाग दौड़ता है। उसका तीव्र वर्कआउट रूटीन, न्यूट्रिशन पर फोकस, सब क्लिक करने लगता है। फिर अचानक वह सन्नाटा तोड़ता है, उसकी हाइट पूछता है। जवाब देने से पहले ही वह कैजुअली कहता है कि वह 6 फुट 2 इंच का है, पिछली साल की माप। सोचता है क्या वह बॉडी बिल्डर या मॉडल बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। वह मुड़ता है, आंखों में हल्की हंसी, उसके मासूम अनुमान से इंट्रिग्ड। उसकी पूरी कंफ्यूजन भांपकर नावाई जल्दी स्थिति संभालने की कोशिश करती है। हार मानते हुए वह हाथ हिलाती है, कहती है भूल जाओ। उसका प्लान सिंपल था, सामान डिलीवर कर चली जाना, बस। फिर एक शानदार आइडिया आता है। हाइजीन, वह नई ऊर्जा से बुलाती है। वह मुड़ता है, चेहरे पर शुद्ध चिढ़। अब क्या? वह झटके से कहता है, उसके कटु स्वर से बेफिक्र। नावाबाई मुस्कुराती है, फोन उठाए, खुशी से पूछती है कि क्या बर्गर ऑर्डर करे। कहती है उसका ट्रीट। थोड़ी देर बाद वह खुशी से अपना ड्रिंक पी रही होती है जब उसकी आवाज हवा काटती है। उसका ऑब्जर्वेशन सपाट और सीधा। वह तो बहुत खाती है। अपनी पहले की बात से बेफिक्र हियने बस कहता है कि अच्छा लगता है उसे इतना अच्छे से खाते देखकर। उसकी आंखें उसके खाली कप पर पड़ती हैं। पूछता है क्या ड्रिंक खत्म हो गया। वह कंफर्म करती है। नया देने ही वाली होती है, लेकिन वह पहले उमझकता है। झटके में वह टेबल पार झुकता है, उसका कप पकड़ता है और सीधे उसके स्ट्रॉ से लंबा जानबूझकर घूंट भरता है। आवाज उनके बीच गूंजती लगती है। तो वह पूछता है आत्मविश्वास भरी स्mirk के साथ, एक और घूंट लेते हुए। सन्नाटा चूर चूर हो जाता है एक भोंडे चूसने की आवाज से। नवाई की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। हियने, जो हमेशा शांतिपूर्वक खाता है, अब थिएट्रिकल तरीके से उसका ड्रिंक खाली कर रहा है। शर्मिंदा होकर वह कप के लिए झपटती है, मांगती है रुको, लेकिन वह आसानी से ऊंचा रख देता है। क्या ना करूं? वह मासूम बनते हुए पूछता है। वह जिद करती है वापस दो क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन वह स्मग ग्रिन से काउंटर करता है। याद दिलाता है कि तूने दिया था तो अब उसका है। उसकी नजर नरम पड़ती है जब वह झुकता है। आवाज कम गुनगुनाहट में इशारा करता है कि तेरा चेहरा कितना लाल हो गया है। वह जवाब देने से पहले उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट जाता है, उसे अचानक जोर से अपनी छाती से सटा लेता है। फंसी और घबरा गई ना असहाय है जब वह सिर पीछे झुकाता है, आखिरी बूंद खत्म करता है, फिर नीचे देखकर संतुष्ट स्मर्क से कहता है, कितनी कमजोर है तू। हियने पीछे झुकता है, संतुष्ट, ना को खाने के लिए थैंक्स देता है व्यंग्यपूर्ण चुभन के साथ कि कोक सबसे अच्छा हिस्सा था। शर्मिंदा होकर वह बड़बड़ाती है कि वह पूरी तरह पागल है, लेकिन उसके एक छोटे से हिस्से को राहत है उसे मुस्कुराते देखकर। कम से कम वह अच्छे मूड में लग रहा था, लेकिन वो राहत पल भर में टूट जाती है। उसकी नजर पास की टेबल पर रखे खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते पर पड़ती है और उसका दिल डूब जाता है। एक ही संभावना दिमाग में धमकती है, उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है। अपमान की लहर दौड़ती है जब उसे एहसास होता है कितनी बड़ी मूर्ख बनी। उछलकर खड़ी हो जाती है, बैग पकड़ती है और घोषणा करती है कि जा रही हूं। लेकिन उसकी ठंडी कमांडिंग आवाज उसे रोक देती है। कहां जा रही है? याद दिलाता है कि टीवी सेटअप करना बाकी है। सोचने से पहले ही वह दूसरी डिमांड जोड़ता है, डिनर भी बनाना है। ना का दिमाग घूम जाता है, शुद्ध फ्रस्ट्रेशन से भरा। कौन हियने में ऐसा क्या है जो कोई देखे? हाँ, हैंडसम है, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेन रेक जैसी है। एक ही वजह बनती है, उसके परिवार की भारी दौलत, लेकिन वह तुरंत उस सिनिकल विचार से विद्रोह करती है। पैसा सब कुछ नहीं। उसका आंतरिक संवाद टूटता है जब एक साफ सफेद लिफाफा टेबल पार सरकता है, उसके हाथों के ठीक पहले रुकता है। ऊपर देखती है उसका बॉस, रेस्टोरेंट ऑनर, दयालु मुस्कान के साथ। वह शांति से नाव का भत्ता कहती है, पूरी तरह हैरान ना मना करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस समझाती है कि मैडम ने इंसिस्ट किया टैक्सी फेयर के लिए। ना जल्दी स्पष्ट करती है कि उसके पास ट्रैवल कार्ड है, लेकिन औरत का नरम दबाव नहीं रुकता।
वह कहती है, बस ले लो, स्थिति अजीब न बनाओ। हाउसकीपर जाते हुए नाई चुपके से थैंक्स कहती है, लेकिन वह मुड़ती है, चेहरा चालाकी भरी मुस्कान से। घोषणा करती है कि मैडम को बता दिया है कि अब वह खुद यंग मास्टर के घर विजिट्स हैंडल करेगी। ना के कंधे पर जानबूझकर थपकी मारते हुए उसे हियनेन से मिलने की सलाह देती है, ताकि वह अकेला न रहे, क्योंकि वे दोनों अच्छे क्लिक करते हैं। फिर बम फटता है। मैडम ना को इतना पसंद करती है कि यूनिवर्सिटी के पास स्टूडियो अपार्टमेंट दिलवाने पर विचार कर रही है। ना की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह मना करने लगती है, कहती है उसके पास खुद के पैसे हैं। लेकिन औरत की मुस्कान नहीं हटती, आवाज नरम लेकिन दृढ़। वह कहती है, मैडम चाहती हैं तो स्वीकार कर लो। नालाई साफ सफेद लिफाफे को घूरती है, दिमाग दौड़ता है। पैसे का नाम भी नहीं दे पाती। सैलरी, कंपेंसेशन। डर की लहर दौड़ती है जब एहसास होता है कि इस रफ्तार से कॉलेज खत्म होने के बाद भी क्वान हियन की सेवा में फंसी रहेगी। वह पहले से इतना डिमांड करता है और उसकी गर्लफ्रेंड से टकराने का विचार शर्मनाक है। कैसे एक्सप्लेन करे अपनी मौजूदगी कि वह बस मेड की बेटी है, चेयरमैन फैमिली के लिए एरंड पर। एक चटकीला गुलदस्ता सुनहरे फूलों का अचानक उसके व्यू में आता है। शांति की पेशकश के रूप में पकड़े वह एंट्रेंस की ओर बढ़ता है। माफी मांगने का इरादा दृढ़, लेकिन बीच रास्ते में जम जाता है। उसकी आशावादी चमक आंखों से गायब, जगह ले ली अंधेरे, टकराव वाली तीव्रता से उसके हैंडसम चेहरे पर। नजर नीचे गिरती है, फर्श पर एक साधारण पारंपरिक पैकेज पर लॉक, निश्चित रूप से उसके से लाल किमची के पहाड़ से घिरा। नावी बॉस के साथ मेहनत करती है। बड़ी औरत उसे घर भेजने की कोशिश करती है, कहती है काम लगभग खत्म, लेकिन नावी जिद पर अड़ी रहती है। बातचीत क्वान हियनेन पर आ जाती है। बॉस सोचती है क्या वह ठीक खा रहा होगा, बताती है कि वह कभी बेहद पिक्की ईटर था। जैसे ही ना ये सोचती है, उसका फोन काउंटर पर जोर से कंपन करता है। आंखें फैल जाती हैं। अज्ञात नंबर से मैसेज। सवाल सिंपल लेकिन भारी, कल क्या कर रही हो? ना घूरती रहती है। बॉस अनजाने में क्रिटिकल खुलासा देती है, कभी खाने की बात नहीं थी। औरत की आवाज उदासी से भारी हो जाती है जब हियनेन के वीरान अतीत को खोलती है। माता पिता के दुखद निधन के बाद वह पूरी तरह अकेला रह गया। वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी ने सुनिश्चित किया कि कोई सच्चा ख्याल न रखे। शर्मीले लड़के को नानियों के चक्रव्यूह में छोड़ दिया। वह मैडम जेन से चिपका। जब दादाजी देख रहे थे, उसे विदेश भेज दिया, भले ही वह एडजस्ट न कर पाया। लेकिन आखिरी कुचलने वाली सच्चाई और गहरी। चेयरमैन को अपना पोता बर्दाश्त ही नहीं। यहीं पहली बार सुना रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में। रेस्टोरेंट ओनर भारी सांस लेती है। कर्म का बड़बड़ाहट, ना को चक्कर आने वाले निर्देश देती है। हियनेन को ठीक से खिलाना सुनिश्चित करो, लेकिन अगले ही पल चेतावनी की ज्यादा क्लोज ना होना। विरोधाभासी सलाह से नावा का सिर घूम जाता है। क्या करे? नरम सहानुभूतिपूर्ण हंसी के साथ ऑनर सच्चाई कबूलती है। बस उस अकेले यंग मास्टर पर तरस आता है। वो एक कबूलनामा ना को समय में पीछे धकेल देता है, विशाल खाली डाइनिंग हॉल की छायाओं में निगले छोटे लड़के की याद में। उसे याद आता है अकेला पाया था, उसका चुप उत्तर कि सब भाग गए अभी भी कान में गूंजता। उसने तब उसे खाने को कहा था, खुद का ख्याल रखने को। फोन का जोरदार कंपन ना को भारी नींद से झंझोड़ता है। उह, मेरा शरीर कितना भारी लग रहा। वह बड़बड़ाती है, फोन तलाशते हुए। नींद भरी हेलो ही बोल पाती है जब कठोर परिचित आवाज कोहरे को चीरती है। हे नाउ। उसकी आंखें खुली आश्चर्य से। हाँ, हाय हियनजीन। नंबर कैसे मिला? लाइन से फ्रस्ट्रेटेड सांस किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। लाइन अचानक कट जाती है। ना हक्की बक्की बैठी रहती है, फोन पकड़े। कुछ दिन बाद ना दोस्तों के साथ बैठी है, हंसी गूंज रही है मूवी मैराथन की तैयारी में। अजीब मैसेज, अजीब कॉल, अब बस पुरानी यादें। वह सोचती है, कौन हियन? वह सोचा से बेहतर कंट्रोल कर रहा है। नावा का दिमाग घूमता है, उपेक्षित बच्चे की इमेज में फंसी। उसका रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, गहरी अकेलेपन की याद। फिर एक हाथ उसे हकीकत में लाता। अब देख रही है? क्यों? दोस्त की आवाज। हाँ। वह बड़बड़ाती है, आंखें अभी भी दूर। क्या हुआ? फैमिली ने कॉल किया? दूसरा दबाव डालता। वेल, अचानक जरूरी काम। वह चिल्लाती है, उछलकर खड़ी। दोस्त चिल्लाते हैं। हाँ? हे नाई, अभी शुरू ही किया, कहां जा रही? कुछ जरूरी आ गया, जाना पड़ेगा। सॉरी। वह भागते हुए चिल्लाती है।
वह हेन के भव्य टावर की ओर दौड़ती है। उसके पास गर्लफ्रेंड है, फिर भी चिंता क्यों? सोचकर दिल को शांत करने की कोशिश, उंगली डोरबेल दबाती है। नरम चिम गूंजता। दरवाजा खुलता है। क्वान हियन सामने। नावी की सांस अटक जाती है, आंखें आश्चर्य से फैल। आह, क्वान हियन, तुम हो। वह बड़बड़ाती है, उनके बीच घबराहट वाली ऊर्जा। अंदर कदम रखती है, परिचित पैकेज लिए। लग्जरी स्पेस में सुनहरे फूलों का गुलदस्ता पहले से सजा। विचार दौड़ते हैं जब वह मुड़ती है। सच में हाई स्कूल पास किया? वह चिंता से पूछती है। वह नजर मिलाता है। हाँ, बस एक आखिरी एग्जाम। नवाई की चिंता गहरी। तो कॉलेज जाओगे? कोरिया में पढ़ाई का प्लान? हियनजे का चेहरा काला। कॉलेज नहीं जा सकता? वह बड़बड़ाता है, पैकेज पकड़े हाथ कसता। नाई का जबड़ा गिरा। क्यों? किसने कहा? अविश्वास से आवाज। मैडम जेन। वह फुसफुसाता। पक्का सुना? हाई स्कूल पास किया तो कॉलेज क्यों नहीं? उसकी आंखें हमेशा शांत, अब गहरे तूफान से भरी। पता नहीं। उससे ज्यादा वह उसे देखता है, कच्ची तीव्रता भड़कती, होंठ खुलते हैं। तू अच्छी लग रही है। नावी सख्त खड़ी। ये नहीं कि शब्द कोड़े मारते, आरोप लगाते, हर कदम पर नफरत का। थूकता है, कहता है तू तो गुस्से से तड़प रही होगी, छाती कसती। क्या इंग्लैंड जाने का इंतजार कर रही थी? छोटा पैकेज धकेलता है। हैंडमेड टोफू, बड़बड़ाता, कमजोरी की चमक। तू मुझसे सच्ची नफरत करती है ना? दबाव डालता, दिनों के बाद कैसा लग रहा? नावी की आवाज चुप लेकिन तीखी। ऐसे बोलती रही तो दोबारा नहीं आऊंगी। हेन की आंखें भड़कती, जवाब देता, फर्क नहीं पड़ेगा। जोर देता कि तू मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। गले में गांठ। वह फट पड़ती। मैं भी बिजी थी। हियन ने लड़खड़ाता। आश्चर्य से ना निकलता। उसके शब्द कच्चे और आंसू भरे बहते। 500 किमची के जार स्क्रब किए। पता है कितना मुश्किल? वह हिचकते हुए कबूलती। बोझ लग रहा था, बहाना जैसा जब वह कंधे को छूता। अब आंसू भरी, स्पष्ट करती। न थकान से उपेक्षा, न सिर्फ किमची। उसका चेहरा बेवकूफी भरे एहसास में बदल। वह घूरती, ओवरवेल्म्ड, तीव्रता समझने को जूझती। तुझे पता भी नहीं क्या बोल रही? नाई मैनेज करती है। आवाज पतली कांपती, भावनाओं के हिमस्खलन को धकेलने की कोशिश। खुद पर गुस्सा, आंखें पहुंचती। क्यों नहीं रुकती? ये आई नहीं थी और झगड़ा अच्छा नहीं? उसका सन्नाटा कान फोड़ू। वह उसके फायर रिएक्शन की तैयारी करती, कल्पना करती लता। जब कुछ ना आया, हिम्मत जुटाती। ठीक, शांति में करूंगी। मूवी टिकट उठाती, फैसला करती खींचना बेकार। लेकिन जैसे ही ऊपर देखती, वह हिलता, उसका रूप व्यू ब्लॉक। आंखें फैल, काउंटर पर स्ट्रॉबेरी मिल्क का कार्टन। बेतुका ख्याल। मेरे लिए? खारिज करने से पहले हेंजे कार्टन छीनता, हरकतें सख्त। धकेलता, नजर फर्श पर, आंखें न मिलाता। पुरानी याद, मिल्क से छटपटाहट, झिझक पैदा। उसकी पंजे उसे भड़काते, झटके से कहता पी ले बस, शिकायत बंद। अचानक चिल्लाहट से हिचकी निकल। विरोध करती कि शिकायत नहीं, लेकिन वह हिचकी को प्रूफ। छिड़कर जवाब कि तूने डराया। विद्रोही घूंट लेती, उसे देखती। चार्ज्ड हवा शांत। पूछता लंच खाया? नहीं। सन्नाटा। चावल है? बिना रुके नाई साइड डिशेस पैक करती, बताती दादाजी के तीखे स्वाद के लिए। गर्व से स्टीयर फ्राइड पोर्क, किमची पैनकेक, स्पेशल स्टू दिखाती। लेकिन छकते ही पैनिक। हियने के लिए ज्यादा तीखा। दृढ़ मुस्कान से मसाले एडजस्ट करने लगती। हड़बड़ी में वह चुप बेवकूफी से देखता। काम करते हुए बेतकल्लुफ कहती, स्कूल वापस जाना कोरिया। हियन भौं से कोड़ता, चुपके कहता, तेरी पर्सनालिटी से नहीं चलेगी। क्या? वह पलटती टोफू पकड़ने। अचानक उसका हाथ कंधे पर पकड़, जोर से। चेहरा शॉक मास्क, आवाज कांपती बिजली की तरह। क्या कहा? सच में? तू कोरिया वापस आ गई? हियनजे बड़बड़ाता कि फैमिली पार्टी के लिए धोखे से कोरिया लौटा। ना चावल कुकर का ढक्कन उठाती, हवा बदल जाती। चेहरा सख्त। हे लो। नरम गंभीर आवाज। मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूं। वह बोलने से पहले ही काट देता है। थूकते हुए कहता है कि यहां सब कुछ नफरत लगता है। जब वह पूछती है क्यों, तो वह बस गुर्राता है कि यहां की हर चीज उसे पागल कर देती है। तनाव तोड़ने की कोशिश में वह उसे सूपी राइस दिखाती है, समझाती है कि उसने ज्यादा पानी डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह सही लेवल दिखाने हाथ उठाती है, उसका हाथ बाहर आता है, उसके हाथ पर जोर से दबाता। वह जम जाती है, हर विचार बिखर जाता है। जब उनके छूते हाथों को घूरती है, चेहरा गहरा लाल हो जाता। तीव्र स्पर्श से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड।
वह हाथ खींच लेती है और घोषणा करती है कि जा रही हूं। घुटन भरे तनाव से भागने की जरूरत, लेकिन हेने खत्म नहीं हुआ। पीछे से पुकारता है, बर्तन धोने को कहता। नालाई जवाब देती है कि हेल्पर आ रही है, लेकिन दरवाजे की ओर मुड़ते ही वह फिर रोकता है। चुपके से छोटा लिफाफा बढ़ाता, हैरान होकर वह लेती है और मूवी टिकट निकालती है। आंखें फैल जाती हैं, नजर उसके चेहरे पर जाती, छोटी आवाज में पूछती है कि उसके लिए। वह बस उसके हक्के हुए लुक को मिलाता और कंफर्म करता। चमकदार आशावादी मुस्कान से जुआन हेनेन मूवी टिकट बढ़ाता, कंफर्म करता, बुधवार का खिलवाड़ी आत्मविश्वास से जोड़ता कि उसके पास तो कुछ करने को होता नहीं, लेकिन उसका अनुमान मूड खराब कर देता। नावा का चेहरा कांपता, पीठ फेरती, कठोरता से सुझाव देती कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख ले, मजे कर। जैसे ही पास जाने की कोशिश, उसका हाथ बाहर, उंगलियां बाजू पकड़ लेती, भागने से रोक। आवाज नरम लेकिन भारी, जोर देता कि कोई नहीं है। हक्की नावा बस हकलाती। क्या? उसकी फ्रस्ट्रेशन उफान पर। दूसरा कंधा पकड़ता, झुकता, आवाज ऊंची होकर, हताश ईमानदारी से। कहा ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं। क्यों? वह सिकुड़ती, उसकी तीव्रता से शर्मिंदा, लेकिन वह कसता, जोर देता कोई नहीं। फोन धकेलता, खुद देख ले। ना पीछे हटती, चेहरा गर्म, चिल्लाती बहुत क्लोज हो। उसकी तीव्रता भटकाने को कांपती उंगली टेबल की ओर। तो वो क्या? नजर चटकीले गुलदस्ते पर। शक भरी आवाज, नोटिस करती कि हमेशा फूल घर लाता, खासकर रोज। हियने के चेहरे पर चिढ़ चमकती, फिर वह फट पड़ता, जोर से इनकार, चिल्लाता कभी घर नहीं लाया। अचानक फूट से ना सन्नाटे में, आंखें फैल, जंगली असंभव आइडिया जड़ें जमा लेता। उसके लाल घबराए चेहरे को घूर कर छोटी आवाज में, मत बोलना, यूं, खुद खरीदे। उसके शब्द निशाना लगाते। वह बस नजर फेरता, फोन और क्रेडिट कार्ड सफेद मुट्ठी में पकड़े। जब वह खत्म करती कि खुद के पैसे से गुलदस्ता। नावी का सवाल बिल्कुल सटीक, सच में खुद खरीदा? फिर पूछती, नजर अटल। हियने सिकुड़ता, सिर फेरता गर्म शर्म से, उसकी ओर देख भी नहीं पाता। उसकी पूरी शर्मिंदगी देखकर नाई बड़बड़ाने लगती, फ्लोरिस्ट को कर्ज चुकाने वाली जंगली थ्योरी घड़ती। उसकी तीखी हे उसकी बकबक काट देती। वह जम जाती, जल्दी पीछे हटती कि बस नया साइड देखकर सरप्राइज्ड। लेकिन उसके घबराए एक्सप्रेशन देखते हुए झकझोरने वाला एहसास उसे सच में क्यूट लग रहा। संभलते हुए ये भारी सांस लेता, मूवी टिकट उसके हाथों में ठूंसता, सीधे कहता, बुधवार 3 बजे पहुंचना और दोस्त के साथ देखना। टोन में बहस की गुंजाइश ना। चेहरा करीब, एक्सप्रेशन कच्ची हताशा का तूफान। कबूलता उसके पास कोई दोस्त नहीं। शब्द तनाव भरी हवा में लटके। उसकी तीव्रता से घबराई नावा सॉल्यूशन ढूंढती, ड्राइवर मिस्टर किम तक सुझाती। उसकी आक्रामक ईमानदारी से ओवरवेल्म्ड, आखिरकार हार मानती, सिंपल हारकर फाइन। आखिरी नजर देकर वादा करती, बुधवार मिलेगी। दरवाजा बंद होते ही उसे उसके चुप लग्जरी जेल में सील। अकेला हियने ढह जाता, लड़ाई पूरी तरह निकल जाती। रगड़ सांस के साथ टांग पकड़ता, फोन स्क्रीन मध्यम रोशनी में चमकती। वो बहुत क्लोज था। सांस फूलती नावी ठंडे मेटल डोर फ्रेम से टिकती, डिलीवरी बैग टनों जैसे लगता। दिमाग दौड़ता, पैनिक से जब एहसास काम का शेड्यूल मूवी टाइम से ओवरलैप। डोरबेल दबाती, चिम खत्म होने से पहले दरवाजा खुला खींचा। जुआन हियने पूरा डोरवे भरता, शार्प कोट में, एक्सप्रेशन तीव्र। तुरंत आरोप, पूछता मूवी डेट पर प्रोटेस्ट। सवाल सोचने से पहले डांटता कि 1 मिनट भी इंतजार न कर सकी। नावी हक्की। वह न सिर्फ इंतजार किया, शहर पार दौड़ा। अचानक झुकता, फोकस बदलता, पूछता, परफ्यूम लगाया? उसके सरप्राइज को डिस्गस्ट समझता। चिंतित सोचता, बदबू तो नहीं, लेकिन वह जल्दी हकलाती, नो रख ले बस। थिएटर गोंग नाम के दिल में न का कॉन्फिडेंस मुरझा जाता। आउटफिट डिसेंट लग रहा था, लेकिन शहर के एलीट में पुराना निट स्वेटर और आउटडेटेड स्किनी जीन्स जैसा। कदम लड़खड़ाते अचानक रुक। हियने मुड़ता, उसके रुकने पर पूरी तरह कंफ्यूज। क्या कर रही? पूछता, साइड डिश बैग ढाल की तरह पकड़े। ना फर्श घूरती, याद दिलाती खाना अभी रखना बाकी। आवाज फुसफुसाहट में गहरी असुरक्षा। हम एक दूसरे को सूट नहीं करते। उसके अचानक भावुक पीछे हटने से बेवकूफ हियने बस घूरता, जोर देता जाना होगा वरना मूवी लेट। हियने रुकता, कंधे पर खतरनाक नरम चेतावनी। कहता, अगर भागी तो पछताएगी। घबराई वह बस हकलाती कि नहीं भागूंगी, जल्दी करो।
और यही तक एपिसोड एंड हो, जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ही वह अंदर गायब हो जाता है, उसे अकेले बांझ गलियारे में छोड़कर उसके पहले के शब्द उसे सताने लगते हैं। वे वाकई एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कुछ ही पल बाद कार के पास घुटन भरी तनाव फिर लौट आती है। वह जानना चाहता है कि वह क्या कर रही है और आगे की सीट पर बैठने का आदेश देता है। उसकी नजरें मिलाने से इनकार करते हुए वह धीरे से जोर देती है कि पीछे ज्यादा आरामदायक है। उसकी धैर्य की सीमा टूट जाती है। मेरे पास बैठ, वह मिंग लिंग करता है। उसका जवाब शांत लेकिन अटल नहीं है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जबड़े की मांसपेशी सिकुड़ती है क्योंकि वह चुपचाप गुस्से से फुफकारता है। हेनेन का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। ड्राइवर सामने की सीट से देखते हुए वह नाक को घूरता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या वह नहीं बैठ रही। हार मानते हुए वह आखिरकार गरजता है कि जो चाहे कर ले। कार का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है, पेवमेंट पर स्तब्ध नाक को अकेला छोड़कर। अंदर खामोशी भारी तनाव से भरी है, जबकि हेनेन उबलता रहता है। उसका ड्राइवर चीफली खामोशी तोड़ता है, छोटी मोटी बातों से ना की तारीफ करता है और उसकी मां का हाल पूछता है। फिर वह टोह लेता है, पूछता है कि क्या सिर्फ वह और युवा मालिक मूवी देखने जा रहे हैं। घबरा गई नावा जल्दी सफाई देती है कि वह तो सिर्फ किमची डिलीवर करने आई थी। सोचती है कि हेनेन को उसके साथ सहज महसूस होता होगा क्योंकि वे दोनों समान उम्र के हैं। ड्राइवर सहमत होता है। नावी का अपना बहाना उसके दिमाग में क्लिक हो जाता है और उसकी आंखें डरावनी साक्षात्कार में फैल जाती हैं। कार के पीछे हेनेन भुजाए सीने पर क्रॉस करके उबलता रहता है। उसका घमंड साफ तौर पर ठेस खा चुका है क्योंकि वह बुदबुदाता है, परेशान कि वह कम से कम कुछ तो कह सकती थी। कार एक विशाल सिनेमा के सामने रुकती है और वह दरवाजा खुलते ही बाहर झोंक देता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। उसका सेक्रेटरी चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसे पास इंतजार करना चाहिए, लेकिन ना आगे आती है आश्चर्यजनक रूप से चमकदार मुस्कान के साथ आश्वासन देती है कि वह हेनेन का ख्याल रखेगी। सेक्रेटरी हैरान लेकिन राहत महसूस करते हुए मान जाता है। सिर्फ इतना कहता है कि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा दे, लेकिन हलचल भरे लॉबी में घुसते ही ना का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वह भीड़ में गायब हो चुका है। जैसे ही वह चिंता करने लगती है कि कहीं भटक तो नहीं गया, उसे लड़कियों का समूह फुसफुसाते सुनाई देता है। उनकी स्टार स्ट्रक नजरों का पीछा करते हुए उसकी अपनी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। वहां वह था, लिफ्ट के पास ठंडे अंदाज में खड़ा, आसपास के हर किसी की नजरें खींचते हुए। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो जाती। क्या वह मॉडल है? वह गंभीर रूप से हैंडसम है। जैसे ही नाई उसके पास पहुंचती है, उसका नाम पुकारते हुए हेनेन का सिर उसकी ओर घूमता है। उसका चेहरा तीखा और तीव्र हो जाता है। उसकी नजर किसी को जमाकर रख सकती थी। पूरी तरह घबरा गई नावाई फिर भी इशारा करती है उसकी गलती पर, हल्के से समझाती है कि वह सम नंबर्ड लिफ्ट का इंतजार कर रहा है जबकि उन्हें ऑड चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे, एक मानव सैलाब फूट पड़ता। भीड़ आगे उमड़ आती है, नावावाई को असंतुलित कर देती है। झटके में एक हाथ निकलता है, उसके शर्ट के सामने को पकड़कर जोर से खींचता है, उसे भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालते हुए। भीड़ बिना चेतावनी के उमड़ आती है, उन्हें सबवे कार के अंदर जोरदार तरीके से पटक देती है। हेनेन के मुंह से एक अजीब सांस निकलती है जब वह पूरा धक्का सह लेता है। उसका गिरता शरीर उसे ढाल बन जाता है। उसके और अराजकता के बीच फंसी नाई बिनमुख फेसलेस भीड़ से विनती करती है, उन्हें धक्का न देने को कहती है। लेकिन घबराहट के बीच एक हैरान करने वाली साक्षात्कार होती है। येन के हाथ लॉक हैं, उसके हाथ दीवार पर चिपके हुए कांपते हुए उसके लिए सुरक्षित जगह बनाने की हताश कोशिश में। वह इतनी कोशिश कर रहा था कि किसी को छू न ले। वह अंदर ही स्कॉफ करती है। क्या बेवकूफ! अभी अभी वह किसी ऊंचे राजकुमार की तरह व्यवहार कर रहा था। क्या उसने कभी रश आवर की भिड़भिड़ कभी महसूस की है? उसे लगता है इंग्लैंड ऐसा नहीं होता। जैसे ही दूसरी लहर आती है, वह और झुक जाता है। उसका गिरा शरीर एक कठोर पिंजरे में बदल जाता है उसे बचाने के लिए। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन्हें अचानक भारी खामोशी में कैद कर देते हैं। नावी का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है। घबराहट की धड़कन उसके कानों में गूंजती है, जबकि क्वानियन उसके खिलाफ दबा रहता है, उसके निकटता और उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू से अभिभूत। वह सिर्फ उसका नाम सोच सकती है, उसका दिमाग दौड़ता रहता है। हेनेन के लिए यह पूर्ण समर्पण का पल था। वह उसके कंधे पर झुक जाता है, उसकी रक्षाएं ढह जाती हैं,
जबकि वह पूरी तरह उजागर महसूस करता है, उसके घमंड से पूरी तरह नंगा। फिर उतनी ही तेजी से वह पीछे हट जाता है। तीव्र असुरक्षा गायब हो जाती है, एक संयमित नकाब से बदल जाती है, जबकि वह पूछता है कि मूवी शुरू होने में कितना समय बचा है। आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए ना हकलाती है कि 25 मिनट हैं। अचानक नाई को साक्षात्कार होता है और वह गैस्प के साथ पलट जाती है। हाथ फैलाकर उसे रोकती है। हेनेन से कहती है कि वहां रुक जाए एक पल के लिए, फिर लॉबी में भाग जाती है। वह जमे हुए खड़ा रहता है, पूरी तरह हैरान उसकी अचानक विदाई से। क्या? वह चिल्लाता है, लेकिन वह जा चुकी है। उसकी आवाज गूंजती है, घबरा हुआ वादा कि वह बेहद तेज होगी अगर वह रुक जाए। हेनेन उस जगह को देखता रहता है जहां वह गायब हुई। उसका प्रारंभिक सदमा धीरे धीरे शांत, लगभग असुरक्षित अभिव्यक्ति में बदल जाता है। एक साफ सुथरे बालों वाला अजनबी उसके पास आता है, उसका चेहरा अपठनीय, जबकि वह विनम्रता से पूछता है कि क्या हेनेन के पास 1 मिनट है। काउंटर पर लिनाव सावधानी से चयन करती है, आधा कारमेल, आधा प्याज वाला पॉपकॉर्न। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती है जबकि वह स्नैक्स संभालती है। उसे लगता है कि यह चक्करदार मीठा नमकीन संयोजन परफेक्ट चॉइस है, एक साधारण सुख जो शायद हेनेन को एक संक्षिप्त असुरक्षित पल के लिए सरप्राइज कर दे। वह खुद से सोचती है कि क्या उसे वाकई पसंद आएगा। उसके अन्यथा सतर्क आंखों में सच्ची उम्मीद की चमक। यह सोच ही उसके गले पर लाली चढ़ाने के लिए काफी है। नावा थोड़े सपने में खो जाती है। हेनेन को उसके उस गुस्सैल आत्मविश्वास भरी स्mirk के साथ कल्पना करती है। वह कल्पना करती है कि वह उसे चिढ़ाता है, उसकी आवाज नीची, जबकि वह पूछता है कि क्यों फर्क पड़ता है कि उसे कैसे पसंद आया जब तक तुमने दिया है। अपनी कल्पना में ही उसकी पॉसेसिवनेस उसे वास्तविकता में खींच लाती है। सिर हिलाते हुए वह खुद को डांटती है, सोच में खोने के लिए, और जल्दी करती है। याद दिलाती है कि वह इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह उसे पुकारने वाली होती है, वह जम जाती है। हेनेन अकेला नहीं है। एक खूबसूरत अच्छे कपड़ों वाली औरत उसके सामने खड़ी है, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोल रही है। पॉपकॉर्न अचानक उसके हाथों में भारी लगने लगता है। औरत की आवाज साफ है, जबकि वह कबूल करती है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वह उसका आइडियल टाइप है। उम्मीद भरी मुस्कान के साथ वह उसका नंबर मांगती है, पूरी तरह अनजान कि न कुछ ही फीट दूर खड़ी सब देख रही है। नावा का चेहरा 1 सेकंड के लिए खाली रहता है। उसका दिमाग दृश्य को प्रोसेस करता है। फिर उसकी आंखें दर्दनाक साक्षात्कार से फैल जाती हैं। उसके गालों पर शर्मीली लाली फैल जाती है, जबकि उनके दुनिया के अंतर की कठोर याद आती है। यह उसकी जिंदगी है। ये वे लोग हैं जिनके साथ वह फिट बैठता है। सोच तुरंत और तेज आती है, उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्नैक्स सीने से चिपकाए वह घूमती है और भागने लगती है, अपनी जगह की भारी याद से भागने को व्याकुल। छाया से नाई हेन के साथ खड़ी औरत को देखती है। एक निर्विवाद सोच उभरती है। वह सुंदर है। ना के होंठों पर छोटी कड़वी मीठी मुस्कान आती है। यह अच्छा है, यह ठीक हो गया। सुंदर औरत को देखते हुए ना सोचती है कि वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट सूट करते हैं। उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जलती है। अगर हेनेन और यह औरत कामयाब हो गए तो शायद, बस शायद, वह आखिरकार उसे अकेला छोड़ दे। वह चुपके से उसे जल्दी नंबर देने की प्रार्थना करती है। अचानक हेनेन की आवाज ठंडी और तीखी हवा को चीरती है। वह पूछता है कि औरत को उसका नंबर क्यों चाहिए। उसका लहजा घृणा से टपकता है। नासिक उड़ जाती है, उसके अप्रत्याशित क्रूरता से चौंक कर। वह और दबाव डालता है, पूछता है कि वह किसी और के निजी जानकारी के बारे में क्यों पूछ रही है। माहौल का अचानक बदलाव झकझोरने वाला है और नावा सिर्फ उसके नाम को मन ही मन चीख सकती है। दूसरी औरत पूरी स्थिति को गलत समझते हुए क्षमा मांगती है, कबूल करती है कि उसे नहीं पता था कि हेनेन की गर्लफ्रेंड है। शर्मिंदा नावी जल्दी सफाई देने की कोशिश करती है, हकलाते हुए माफी मांगती है कि वह उनकी बातचीत में बाधा डाल रही है। भागने को व्याकुल वह फिर माफी मांगती है और भागने को मुड़ती है, लेकिन हेनेन की आवाज उसे रोक देती है। निचले मांगते लहजे से जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करता है, वह पूछता है कि वह माफी क्यों मांग रही है। घबरा गई ना सफाई देती है कि जो औरत उसके पास आई वह स्कैमर नहीं थी, वह तो उसे पसंद करती थी। वह निराश होकर पूछती है कि क्या वह सचमुच कभी किसी ने उसका नंबर नहीं मांगा। हेनेन स्कॉफ करता है, जवाब देता है कि अगर वह नाना होती तो वह कभी ऐसी जगह आता ही नहीं। उसके पूर्ण अज्ञानता पर सिर हिलाते हुए नावी धैर्यपूर्वक समझाती है कि लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए।
उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है, उसके एम्बर आंखें उसकी ओर लॉक हो जाती हैं, जबकि वह पूछता है कि क्या उसके साथ भी ऐसा होता है। वह कबूल करती है कि होता है, लेकिन उसकी जलन उसके शब्दों को कड़वे आरोप में मोड़ देती है। स्नीरिंग कि वह उत्साहित होकर अपना नंबर दे देती। उसके अचानक शत्रुता से भ्रमित नालाई हल्के से उसे पॉपकॉर्न और ड्रिंक ऑफर करती है, जो उसने थैंक यू के तौर पर खरीदा था, इशारा करते हुए कि उसने कारमेल और प्याज दोनों फ्लेवर लिए हैं। हियनेन का चेहरा ठंडी घृणा से विकृत हो जाता है। वह क्रूरता से इनकार करता है, मांगता है कि किसने कहा कि वह ऐसी चीज खाएगा और कब उसने उसे खरीदने को कहा। हलचल भरी भीड़ के बीच जमे हुए खड़ी नाई स्टर्न साइलेंस में घूरती है। उसके तीव्र शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, जबकि वह पीठ फेर लेता है, उसे पूरी तरह अपमानित छोड़कर। हियनेन शिकायती अंदाज में शिकायत करता है कि वह कितनी धीमी थी, बड़बड़ाता है कि सोल कितना भीड़ भाड़ वाला और परेशान करने वाला है। स्नैक जो उसने उसके लिए लिया था, उसे थामे नाई उसके खराब मूड पर सवाल करती है। मन ही मन रोती है कि वह तो सिर्फ उसे कुछ नया अनुभव कराना चाहती थी। उसकी हताशा आखिरकार फट पड़ती है, जबकि वह गुस्से का असली कारण कबूल करता है। उसे नफरत है जब वह गायब हो जाती है, क्योंकि तब दूसरे लोग उसे परेशान करते हैं। न के ऊपर अचानक समझ की लहर दौड़ जाती है। उसका डायग्नोसिस सिर्फ लेबल नहीं था, उसकी आक्रामकता बस उसके अटैचमेंट डिसऑर्डर से उपजी गहरी डर की बचाव वाली बच्चों जैसी हरकत थी। उसके अपरिपक्वता पर सिर हिलाते हुए वह हाथ बढ़ाती है और एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा सीधे उसके मुंह में ठूंस देती है। उसे स्टंट साइलेंस में चौंका देती है। घबरा गया हियनेन स्नैक्स से भरी बाह को नाक की ओर धकेल देता है, अजीब तरीके से इसे काम संबंधी ज्ञान का सबक बताते हुए। उसके चेहरे पर चमकदार सच्ची मुस्कान फैल जाती है, जबकि वह चालाकी से अपनी पहले की आगे की हरकत के लिए माफी मांगती है। अंदर से ना फैसला करती है कि इसे जाने दे, क्योंकि उसने कबूल किया कि वह उसके कारण चिंतित था। वह कम से कम एक अच्छी याद बनाने का संकल्प लेती है, उम्मीद करती है कि एक सुखद शाम उसके परेशान दिमाग को शांत कर देगी। लेकिन मूवी के बाद उसका नियंत्रक स्वभाव फिर उभर आता है। वह मांग करता है कि वह सीधे घर जाए, तर्क देते हुए कि उसका अपना खाना इंतजार कर रहा है। नावी विनती करती है, जोर देकर कहती है कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बाहर खाना चाहती है। चिढ़कर वह पूछता है कि क्या उसकी इच्छा उसके खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह चिल्लाती है कि हाँ बिल्कुल। जैसे ही वह कॉल करने लगता है, वह फोन छीन लेती है शर्मिंदा होकर, और आखिरकार मान जाती है। उसके होंठों पर विजयी स्mirk खेलता है, जबकि वह महंगी डिशेज की लिस्ट गिनाने लगता है, पूछता है कि वह क्या चाहती है। जैसे ही हियनेन एक के बाद एक भव्य विकल्प गिनाता है, नाई को अचानक एक स्मृति रेवलेशन की तरह चोट पहुंचाती है। उसे मछली बिल्कुल नफरत है। उसके अंदर एक विद्रोही विचार जागता है। उसके हाथ से फोन छीनते हुए वह ऊपर देखती है धोखे से मीठी मुस्कान के साथ, और घोषणा करती है कि उसे सुशी खाने का मन है। यह साफ अल्टीमेटम है। मछली या फिर वह उसके साथ बाहर नहीं खाएगी। उसकी पूर्ण हैरानी के लिए वह बिना बहस के मान जाता है। अब एक शांत हाई एंड रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठी वह इम्प्रेकेबल सुशी की प्लेट को घूरती है। उसकी चालाक योजना ड्रामेटिक रूप से उल्टी पड़ गई है, उसे पूरी तरह हैरान छोड़ते हुए कि वह क्यों मान गया। आलीशान रेस्टोरेंट में खामोशी अनकही तनाव से भारी है। नालाई चमकदार सुशी के टुकड़ों को घूरती है। उसका दिमाग दौड़ता है। उसकी पूरी योजना उसके कथित नखरेबाजी पर टिकी थी, एक साझा अतीत की स्मृति जिसे उसने बचाव के रास्ते के रूप में थामा था। हिम्मत जुटाते हुए वह पूछती है, उसकी आवाज फुसफुसाहट मात्र, याद दिलाते हुए कि वह ही था जो मछली नहीं खाता। हियनेन का चेहरा अपठनीय है, जबकि वह शांतिपूर्वक एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है। उसका भ्रम बढ़ता जाता है, जबकि वह अपनी असली नफरत समझाता है। उसे हड्डियां निकालना नफरत है। उसके बहाने की बेतुकीपन उसे पूरी तरह हतबल छोड़ देता है। सुशी में हड्डियां नहीं होती। वह नखरेबाज नहीं था, वह बस एक लाडला बच्चा था। वह चबाते हुए स्टंट कंप्लायंस में आ जाती है। वह उसे गौर से देखता है, इससे पहले कि पूछे कि अच्छा है ना। उसका लहजा नरम है, उसके सामान्य आक्रामक व्यवहार से बिल्कुल विपरीत, और वह अपना साइड डिश भी ऑफर कर देता है। उसकी अजीब दयालुता लगभग झकझोरने वाली है। जब उनका खाना प्राइवेट अटेंडेंट द्वारा सर्व किया जाता है, हियनेन को जाना पहचाना एक आदमी फोन पर बोलते हुए पास आता है। जब पूछा जाता है कि क्या वह किसी लड़की के साथ है, वह स्कॉफ करता है, अपना स्क्रीन दिखाते हुए जिसमें जिम के मस्कुलर ट्रेनर की फोटो है। ना को झलक मिलती है और वह मासूमियत से टिप्पणी करती है कि फोटो में आदमी अच्छा लग रहा है। यह साधारण कमेंट हियनेन को तुरंत चिढ़ा देता है, जो उसे घूरता है,
सोचता है कि क्या उसके पास शिष्टाचार का कोई भान है। पल टूट जाता है जब हियनेन कैजुअली एक बड़ा नोट टेबल पर स्लाइड कर देता है, टिप के तौर पर, एक इशारा जो ना को जम देता है। उनकी दुनिया के बीच का विशाल असंभव अंतर कभी इतना वास्तविक नहीं लगा। अपने उथल पुथल भरे विचारों में खोया हियनेन उनकी मूवी डेट को याद करता है। वह अंदर ही स्कॉफ करता है। कितना मजेदार कि उसने ऐसी लड़की को चुना। वे बराबर नहीं थे। उसकी हर दयालु हरकत बाध्यता से उपजी एहसान लगती थी, सच्ची भावना से नहीं। उनके बीच भारी खामोशी बस जाती है, रेस्टोरेंट की अनकही तनाव से भरी। उसे खाते देखते हुए हियनेन की आवाज असामान्य रूप से नरम है, जबकि वह पूछता है कि खाना अच्छा है ना। नाई सिर हिलाती है, लेकिन तारीफ उसकी असुरक्षा को और गहरा कर देती है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है, जबकि वह धीरे से कबूल करती है कि उसे हमेशा लगता था कि उसके खाने को खाना उसके लिए कठोर पूछताछ है। कबूलनामा उसे हैरान कर देता है और वह उसके बुदबुदाते शब्दों को गलत सुनता है। केचप स्टू के बारे में पूछता है। घबरा गई नावी फट पड़ती है कि वह किमची स्टू था। उसके चेहरे पर अपठनीय कुछ गुजरता है इससे पहले कि वह उसके डर को बेवकूफी कहकर खारिज कर दे। सीधे उसे देखते हुए उसकी आवाज नीची और गंभीर, वह घोषणा करता है कि तुमने उसके लिए जो भी बनाया है लीना, सब स्वादिष्ट रहा है। उसके लहजे में कच्ची ईमानदारी उसे पूरी तरह गूंग बना देती है। ध्यान भटकाने को व्याकुल वह सुशी का कौर लेती है। सिर्फ वासाबी की तीव्रता उसके इंद्रियों को झकझोर देती है। उसकी आंखें जल जाती हैं। मौके को लपकते हुए वह टिश्यू के लिए फुफकारती है, कमजोर हंसी के साथ मसाले को दोष देते हुए। उसकी परेशानी देखकर हियनेन तुरंत नई डिश लाने को ऑफर करता है। समस्या ठीक करने की उसकी प्रवृत्ति जाग जाती है, लेकिन नालाई जल्दी रोकती है। उसके और बड़े इशारों को नहीं चाहती। वह वापस बैठ जाता है, उसका चेहरा अपठनीय। फिर एक स्टंट शांत पल में वह टूना का टुकड़ा उठाता है, वासाबी का गोला सावधानी से हटाता है और परफेक्ट तैयार सुशी को उसकी प्लेट पर रख देता है। वह देखती रहती है, पूरी तरह जमे हुए। यह छोटा विचारशील कार्य उसके किसी भी मांगने वाले शब्दों से ज्यादा बोलता है। उसके इशारे के बाद हवा अनकही तनाव से भारी लटकती है। अचानक कोमलता से भ्रमित न धीरे से उसे खाने को कहती है। हियनेन उसे देखता रहता है, उसके विचार संदेह और अनिच्छुक प्रशंसा के उलझे जाल में। वह खुद को याद दिलाता है कि वह इतनी अच्छी नहीं हो सकती। फिर भी उसके अंदर यह मान लेता है कि यह नरम पक्ष मौजूद है। जैसे ही यह नाजुक सुलह बसती है, उसका फोन टेबल पर कर्कश रूप से कंपन करता है। स्क्रीन पर चोंग जिन का नाम। ना इशारा करती है, लेकिन वह कैजुअली खारिज कर देता है। महत्वपूर्ण कॉल इग्नोर करने का कारण बनने से असहज, वह जोर देती है कि उसे उठाना चाहिए। उसकी साधारण चिंता ट्रिगर बन जाती है। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है, जबकि वह टेबल पर झुकता है। उसका हाथ डिवाइस पर मंडराता है। उसकी आंखों में भयानक चमक आ जाती है, जबकि वह पूछता है कि क्या उसे तब उठाना चाहिए। उसकी आवाज नीची पॉजिटिव धमकी है जो उसकी रगों को ठंडा कर देती है। न कि रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, जबकि कुआन हाइएन की पॉजिटिव धमकी हवा में लटकती है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले वह टेबल से उसका फोन छीन लेता है, उसके हाव भाव तेज और जानबूझकर। उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं, जबकि वह उठने की कोशिश करती है, पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह उसे तीखे आदेश से चुप करा देता है कि बैठ जाए। उसकी नजर काली पड़ जाती है, जबकि वह कॉलर आईडी देखता है, बुदबुदाते हुए कि यह वही बदमाश है। वह फोन उसकी ओर धकेलता है, उसकी आवाज नीची, आरोप लगाते हुए ग्राउल में पूछता है कि क्या यह उसका बॉयफ्रेंड है। घबरा गई नावी इनकार करती है। उसका दिमाग दौड़ता है। उसके घुटन भरी नजरों के नीचे वह अनिच्छा से कॉल लेती है, अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, जबकि चोंग झिंग नाम का खुशमिजाज दोस्त उसे अभिवादन करता है। डिनर टेबल पर हो रहे तीव्र ड्रामा से पूरी तरह अनजान। लाइन के दूसरे छोर पर चोंग झन की आवाज ऑब्लिवियस ऊर्जा का बहाव है, जबकि वह पूरी रात बॉलिंग सेशन प्लान करता है, ना कि खतरे से पूरी तरह अनजान। टेबल के पार उठते तूफान से फंसी वह डिक्लाइन करने की हताश कोशिश करती है, हकलाते हुए कि वह देर तक बाहर नहीं रह सकती। उसका दिल हियनेन की दमनकारी चुप फुर्राहट के भारी बोझ तले धड़कता है, लेकिन उसका दोस्त ना को स्वीकार नहीं करता। उसकी विनतियां और जोरदार हो जाती हैं। इससे पहले कि वह कॉलबैक का वादा करे, एक हाथ हवा में चमकता है, उसके कसे हुए ग्रिप से फोन छीन लेता है। हियनेन डिवाइस को कान से लगाता है, उसके हैंडसम फीचर्स शुद्ध क्रोध के नकाब में विकृत। वह रिसीवर में बोलता है, उसकी आवाज नीची, तीव्र ग्राउल में।
दूसरे छोर के लड़के को बताता है कि उसे पहले ही कहा गया था कट करने को, फिर एक क्रूर तीखा अपमान जोड़ते हुए। कॉल एक तीखे डेफिनेटिव क्लिक से खत्म हो जाती है। हियनेन की आवाज भयानक फुसफुसाहट में गिर जाती है, एक ठंडक भरी धमकी देते हुए कि अगर वह लड़का फिर कॉल करने की हिम्मत करेगा तो गंभीर परिणाम होंगे। नावी का सदमा शुद्ध क्रोध में बदल जाता है। वह उसके पूर्ण नाम से चिल्लाती है, उसकी आवाज पूर्ण अविश्वास से कांपती हुई। वह इन्फ्यूरिएटिंग शांति से मुड़ता है, बस पूछता है कि समस्या क्या है, इससे पहले कि उसके फोन को टेबल पर ट्रॉफी की तरह रख दे। उसकी धृष्टता से स्टंड, वह मांगती है कि वह क्या सोच रहा है, सोचती है कि क्या उसके भावनाओं का उसे कोई भान है। इससे पहले कि वह जा सके, वह टेबल पर झुकता है, उसकी उपस्थिति घुटन भरी, और आदेश देता है कि ना जाए। उसकी कच्ची जलन बाहर आती है, पूछता है कि वह चोंग जिन जैसे दोस्त से क्यों मिलेगी, लेकिन उससे नहीं। सुरक्षात्मक प्रवृत्ति भड़क उठती है और नावी उसे चेतावनी देती है कि उसके दोस्त के बारे में ऐसा न बोले। हियनेन सिर्फ स्कॉफ करता है, विचार को स्नीर से खारिज करते हुए। उसका चेहरा काले पोजेसिव गुस्से से विकृत हो जाता है। हियनेन घोषणा करता है कि ना और चोंगजे ने दोस्त नहीं है, आदेश देता है कि वह उस बदमाश को बकवास बंद करने को कहे। उसकी मांग की धृष्टता आखिरी का स्ट्रॉ है, न खुद को टेबल से धकेल देती है, उसकी भूख पूरी तरह गायब। वह घोषणा करती है कि वह जा रही है, उसके विरोध को इग्नोर करते हुए कि उसने खाना खत्म नहीं किया। कमरे की हवा घुटन भरी है और उसे पता है कि अगर रुकी तो बीमार पड़ जाएगी। वह उसे ठंडी रात में बाहर फॉलो करता है। जैसे ही वह चलती है, कॉन्फ्लिक्टिंग विचारों का तूफान उसे घेर लेता है। वे एक दूसरे को बिल्कुल समझते नहीं। थोड़ी देर के लिए उसने नाजुक उम्मीद थामी थी, मानते हुए कि वे साथ रह सकते हैं क्योंकि उसके दुर्लभ दयालु पलों के कारण। लेकिन अतीत हमेशा तेज और दर्दनाक स्मृतियों के साथ लौट आता है, उसके क्रूर शब्दों और ठंडे इनकारों की। यही वजह है कि वह इतनी हताशा से उसे टालने की कोशिश करती थी, अपनी शांत साधारण जिंदगी को बचाने के लिए, जिसे वह नष्ट करने पर तुल्ला लगता है। उसके क्रोध का बोझ हवा में लटकता है, भारी और घुटन भरा, जबकि ना इस नाइटमेयर से बचने को मुड़ती है। उसकी आवाज रात को चीरती है, उसका नाम चिल्लाते हुए। उसका हाथ निकलता है, उसकी बांह पकड़कर उसे रोकते हुए। शारीरिक स्पर्श घबराहट का झटका देता है। वह ऊपर देखती है, उसकी आवाज फुसफुसाहट मात्र विनती करती है कि उसके रास्ते से हट जाए, बस उसे घर जाने दे। लेकिन हियनेन का चेहरा फ्रस्ट्रेशन और दर्द का टेम्पेस्ट है। वह मांगता है कि वह उसके साथ कभी सिर्फ दोस्त कैसे हो सकता है, वह उसके इतने गहराई से प्रभावित करने पर कैसे सहन करे। थक चुकी और भावनात्मक रूप से चूर, न सिर्फ कह सकती है कि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची, वह समझ नहीं पाता। उसकी आवाज टूटते हुए चीखती है कि वह सुंदर है, प्यारी और अडोरेबली। एक कच्चा हताश कबूलनामा जो तारीफ से ज्यादा आरोप जैसा लगता है। उसकी फ्रैंटिक कबूलनामा जारी रहता है, शब्द कच्ची, अनहिंज्ड ईमानदारी से बाहर उफनते हुए। झुकते हुए उसकी आवाज अनाम भावना से भरी। वह कबूल करता है कि वह इतनी सुंदर है कि उसे पागल कर रही है। पहली बार उसका एरोगेंट नकाब पूरी तरह टूट जाता है। उसके तेज फीचर्स पर असुरक्षित लाली और आंखों में शुद्ध कष्टदायक ईमानदारी प्रकट करते हुए। फिर उसकी आवाज नरम हो जाती है, नीची, लगभग सांसहीन फुसफुसाहट में, जबकि वह उसका नाम लेता है। लो। आवाज उनके बीच हवा में लटकती है, भारी और नाजुक। न सिर्फ घूर सकती है, पूरी तरह जमे हुए, जबकि चुपचाप आंसू उसके चेहरे से बहते हैं। यह कच्चा अनफिल्टर्ड कबूलनामा उसके किसी भी धमकी से ज्यादा डरावना है। अचानक वह उसकी कलाई पकड़ लेता है, उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से मजबूत, जबकि घर ले जाने पर जोर देता है। वह दावा करता है कि उसने ड्राइवर से वादा किया है, लेकिन यह पारदर्शी बहाना है। न खींचने की कोशिश करती है, पूछती है कि क्या वह उसे लाचार बच्ची समझता है। जैसे ही देखने वाले इंटेंस पब्लिक कन्फेशन पर फुसफुसाने लगते हैं, हियनेन के चेहरे पर गहरी लाली फैल जाती है। शर्मिंदा, वह बस गायब होना चाहता है, ना को हताशा से टैक्सी बुलाने को छोड़ते हुए, इस सब की घुटन भरी बोझ से भागने को। टैक्सी की दमघोंटू खामोशी में रेडियो मौसम की पहली बर्फ के बारे में बुदबुदाता है जो सोल पर गिर रही है। शांत पूर्वानुमान लीना और कुआन हियेन के बीच कांपते कच्चे तनाव से बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है, नाजुक बर्फ के गुच्छे शहर की रोशनी से गुजरते हुए वह खामोशी तोड़ता है। उसकी आवाज नीची, तीव्र फुसफुसाहट है,
कबूल करता है कि वह एक्सीसेंट्रिक हो रहा है क्योंकि वह इतनी सुंदर है। और यहीं तक एपिसोड एंड हो जाते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।